गलीज। सरदार अब क्या करें? कराची है, साजिश कर रहा है बाजंतीनी के साथ मिलकर वो वहां यासुआ के नजदीक से मंजनीकों से हमला करेगा करारगाह पर। बेमौत मारे जाएंगे। बुज़दिल जंग के मैदान में दाखिल होने से पहले ही बुज़दिल बन गया। मंजनीकों के हमले से पहले हम वहां जाएंगे। घोड़े लेकर आओ। माया सरदार, यहाँ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, हरगिज भी नजरें मत हटाइएगा। बेफिक्र रहे जनाब। चलिए। चलो सिपाहियों, अपना काम जारी रखो। कराची साहब ने अपना वादा पूरा किया और उस्मान को करारगाह से बाहर ले गए। तैयार रहो, उस्मान का ख्याल है कि हमला मंजनीकों से होगा, लेकिन कयामत करारगाह में हमारी तलवारों से आएगी। कमांडर लुकास, उस्मान के कबीले से सामान करीब आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है सोफिया। चलो सोफिया। हमला हो रहा है। कोई जिंदा यहां से ना जाए। चले जल्दी से इनका भेष अपना ले। करारगाह को तबाह करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मंजनीखें तैयार हैं कायोमास? जी बिल्कुल सरदार, वहां चलकर आप देख सकते हैं। इशारा चाहिए आपका हमें। बेगम खातून, मेरी ख्वाहिश है कि उस्मान की करारगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद जब हम वापस महल जाएं तो क्यों ना निकाह कर लें। ऐसे हालात में निकाह? इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरत है। दोस्त के भेष में दुश्मन है, जासूस है, गद्दार है और मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं बेगम खातून। जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? कौन जानता है कि मौत कब आ जाए।
शादी कर लेते हैं हम। अगर मैं दौरान जंग मर जाता हूं तो सारी जायदाद। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार। मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं रखती हूँ और न ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। आपका साथ काफी है। कायमाज, सरदार, मंजनीखें कहाँ हैं? वो इस पहाड़ी के पीछे हैं सरदार। तुम बहुत पुरजोश लग रही हो मरियम। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है। जब सुबह हुई तो मैं काफी उदास महसूस कर रही थी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। चलो आ जाओ। पहले मैं तुम्हें अपने खैर में ले जाऊंगी, फिर तुम खवातीन के साथ तरबियत पर जाना। बाला खातून इसकी इजाजत देंगी क्या मुझे? हाँ, वालिदा को राजी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें देखेंगी तो मान जाएंगी। चलो आओ। वालिदा, अद्वियात का सामान भी लाद दिया गया है और जाने के लिए ठीक है, जो लोग दूसरी सवारी में तैयार हैं वो जल्दी से निकल जाएंगे। अंजा, जैसा आप कहें। किस्मत। बाला खातून, क्या फातिमा नहीं आई अभी तक? वो आ चुकी हैं और उनके साथ एक खातून मेहमान भी हैं। मेहमान साथ है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। आओ चलें। न पहाड़ के ऊपर न पहाड़ के नीचे मंजनीकों का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर हमें मिलने वाली खबर दुरुस्त है तो यहाँ किसी चीज के आसार क्यों नहीं है सरदार? वो ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। एहतियाती तदाबीर बढ़ानी होगी। इस मामले में कोई और भी शामिल। उस्मान, यहाँ किसे ढूंढते फिर रहे हो? करासी। क्या सिर्फ करासी कहोगे, सरदार नहीं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें क्या कहता है। मेरे लिए तुम सिर्फ करासी हो। तो क्या ऐसा है उस्मान? वाकई में? खैर, यहाँ किसे ढूंढते फिर रहे हो? क्या ये देखने के लिए आए हो कि मेरे सिपाही कितनी तादाद में हैं और वो कितने ताकतवर हैं? उस्मान, आज करारगाह के साथ उस्मान के सिपाहियों को भी मार देंगे। देख लो उस्मान, अच्छी तरह देख लो। असल में हम हकीकत के मैदान में हैं। हकीकत का मैदान? हाँ, ये बताओ क्या है हकीकत? हकीकत यह है उस्मान कि इस मैदान जंग में हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, और जो इस मैदान से बच निकलेगा, याद रहे, उसका नाम तारीख में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। तो ऐसा है? हाँ, ठीक है, समझ गया। क्या लगता है, क्या करासी का नाम तारीख में लिखा जाएगा अपना नाम सुल्तानों में शामिल करने के लिए? हर गुनाह में शामिल हो गया। अपने ही लोगों के खिलाफ कुफार के साथ कारोबार करने से पीछे नहीं हटोगे? हाँ, ऐसा ही होगा उस्मान। जब कोई अपने आप को ही हुक्मरान समझ ले, को उसकी हद याद दिलाने के लिए कुफार से मुआहिदा भी कर सकता हूँ मैं। अगर ये गुनाह है तो इसका कफ्फारा अदा करूंगा मैं। चलो अब बताओ मुझे, इस पहाड़ी पर जंग के लिए तैयार हमारे सिपाही और मंजनीखें तलाश कर रहे हो क्या? तो बताओ, कुछ मिला कि नहीं?
तुर्कों के लिए तुम शर्म का बाइस हो। आपा! रुको। से अपनी खातून बनाना चाहता था, हकीकत में तो वो तुम्हारी जासूस निकली। जासूस हो, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। रुको उस्मान, रुक जाओ। आपा! अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जासूस मर जाएगी। मान लिया मंजनीको के साथ तुम करारगाह पर हमला नहीं करोगे। देखेंगे हम फिर भी तुम्हारा और कौन सा खेल है। जरा सब्र करो उस्मान, सब्र करो जरा। क्या खेल खेला जा रहा है तुम अपनी आंखों से देख लो। बस थोड़ा सब्र उस्मान। तैयार हो जाओ, ये जगह जल्दी खून से भरने वाली है। अच्छी तरह सुन ले, सिपाहियों! कोई जिंदा न बच पाए। सोफिया! सिपाहियों! आगे आ जा! ये क्या? जाओ। जल्दी बयान, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। जान से जाओगे। लानत हो तुम पर उस्मान। सिपाहियों, हमला करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। मुजद्दिद और उसामा दोनों अपने लश्कर के साथ बिल्कुल इन लश्करों के करीब नमूदार हुए जो लश्करी जाग रहे थे। उन्होंने इनके घोड़ों की टापों से ख़तरा महसूस कर लिया था और वो शोर करने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और आवाज़ें देकर अपने सिपाहियों को जगाने की कोशिश करने लगे थे। ऐसे में उसामा और मुजद्दिद अद-दीन इनके सरों पर पहुंच गए थे। फिर देखते ही देखते उन्होंने इनके सारे लश्कर ने
سوز و ساز سے بری آوازوں اور بے خوفی سے بہتے دریاؤں کی روانی کی طرح تکبیریں بلند کی۔ پھر وہ قسطنطنیہ انطاکیہ کے متحدہ لشکر پر پتجھڑ کی رتوں زندگی کی دشواریوں میں جو شمارتی شعلہ فشاں آگ نہ جلنے اور نہ رکنے والی سنگباری سیاہ بھیانک سناٹوں کے اندر دل کے ویران فضاؤں میں جان سوز کراہنے کڑی کر دینے والی تیز و تند ہنگامہ خیزیوں کرب کے باب کھول کر ہر شے کو خون اور اشکون میں نہلا دینے والی پراسرار جرتوں، ابدی آرزو لیے غیر فانی جذبوں، لپکتے شعلوں اور انگار برستی بارش کی طرح ان کے اوپر ہو لیے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے صلیبی بھی زندگی کی بھرپور تڑپ، شیطانی شعلے جیسے حربی تجربوں اور ذوق جنگ آوری کی سی مضموم کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک اسامہ بن مرشد اور مجدد الدین اکٹھے اپنے شب و خون کو اپنے شباب پر لاتے رہے، پھر اچانک اپنے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق لشکر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک اسامہ بن مرشد کی سرکردگی میں تھا اور دوسرا مجدد الدین کے پاس رہا، اور دونوں نے علیحدہ رخ اختیار کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ اپنے شب و خون میں ہولناکی بھر دی تھی۔ اب ایک طرف سے مجدد الدین اس چوپان کی طرح دائیں بائیں مڑتے ہوئے دشمن پر ضرب لگا رہا تھا جس کے ریوڑ میں اچانک بیڑیے گھس آئے ہوں۔ اس کے لشکری ظلمت عہدہ اور تیرکی کو کھلاڑتے ہوئے آفاق کی رفتوں پر محیط ہو جانے والے برق کی طرح صلیبیوں سے ٹکرا نہ سکا، تاہم اس نے شب و خون کا کھیل کھیلتے ہوئے صلیبیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی تھی۔ چمکتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ اپنے دائیں بائیں مجدد الدین خاک و خاستر کر دینے والی بجلی کی کڑک زلزلوں کی دمک کی طرح اپنی تلوار سے کام چلاتا چلا جا رہا تھا، اور دشمن کی تعداد ان کے ان حملوں کے باعث بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ دوسری جانب اسامہ بن مرشد بھی کچھ ایسا ہی رخ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے دشمن کے دوسرے پہلو پر سمندر کے سینے پر مجزن ہو جانے والے شعلے سامان لہروں، دشت کے ذرے ذرے، دریا کے قطرے قطرے، زمین میں رگ رگ میں جو ہر لاتخف سے فرزند جلیل کی طرح اپنے حملوں کی ابتدا کر دی تھی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے لشکر کا تقریباً 3/4 حصہ رات کی تاریکی میں کاٹ دیا گیا۔ اپنے لشکر کی جہالت دیکھ کر صلیبی اپنے پڑاؤ کی ہر شے چھوڑ کر اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجدد الدین اور اسامہ بن مرشد نے رات کی گہری تاریکی میں کچھ دور تک ان کا اس طرح تعاقب کیا جس طرح تجربے کار گیدڑ اپنے سامنے ریوڑ کی بے ضرر بھیڑ بکریوں کو ہنگ کر رکھتا ہے۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔